आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 वेक्टर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इसी बार हम बुक में लिखा हुआ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स चैप्टर का नाम है। तो मैथमेटिक्स तो हम लोग पढ़ लिए, यूनिट एंड डायमेंशन के पहले ही आपको जितना भी मैथ था सब पढ़ा दिया गया, डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो भी यूज होने वाला था सब। तो और एम करीम बुक में आपका चैप्टर नंबर 4 में लिखा हुआ है वेक्टर। तो हम लोग यही टॉपिक पढ़ रहे हैं बोले तो वेक्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? वेक्टर। इस चैप्टर का नाम है वेक्टर। ये भी एक बेसिक चैप्टर है वेक्टर, जिसमें हम लोग सीखेंगे थोड़ा फिजिक्स को सॉल्व करने का तरीका, कैसे फिजिक्स को सॉल्व किया जाता है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ के रख लिए? यूनिट एंड डायमेंशन, और अब पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर। ये दोनों चैप्टर बेसिक चैप्टर है। इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा आपका जब तीसरा चैप्टर मोशन, तो वहाँ से आपको फिर फिजिक्स का फील होना शुरू हो जाएगा बेहतर ढंग से। जो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप पढ़े हैं यूनिट एंड डायमेंशन में, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इस सब का चर्चा थोड़ा डिटेल से होना शुरू हो जाएगा चैप्टर नंबर 3 से। तो पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोग पढ़े थे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, और बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको लिखाया भी गया। करीब तकरीबन 60 को फर्स्ट ईयर में और 30 को सेकेंड ईयर में लिखाए हम लोग। तो जो फार्मूला हम आपको लिखवा दिए हैं पहले से यूनिट एंड डायमेंशन में, पूरे 2 साल में जो लगभग पढ़ना है फार्मूला सब लिखवा दिए, और थोड़ा थोड़ा ब्रीफ सबके बारे में बताया भी गया। ऐसा नहीं सिर्फ फार्मूला लिखा है आपको, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ सबके बारे में बात की भी। तो वो जो चैप्टर था यूनिट एंड डायमेंशन, उससे हमको पढ़ने में जब हम पढ़ लिए तो क्या सहूलियत होगा, जिससे कि यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने समय पता चला कि जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला पढ़ लिए यूनिट एंड डायमेंशन में कि वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया यूनिट एंड डायमेंशन में, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स बराबर पढ़ाया गया मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बराबर पढ़ाया गया वेलोसिटी बाई टाइम, और फिर से वेलोसिटी बराबर पढ़ाया गया डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और एक टाइम और पहले से, और इनटू एस। मतलब एक मास और 2 डिस्प्लेसमेंट और नीचे 2 गो टी, माने एक मास 2 डिस्प्लेसमेंट और टी इनवर्स 2, इतना से मिलके क्या बना हुआ है? वर्क। क्या समझे? अगर फॉर्मूला हमें याद है तो हम लोग वर्क का डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, और डायमेंशन से हम लोग इसका यूनिट लिख सकते हैं। तो वास्तव में चैप्टर था यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें मेन मुद्दा यूनिट है, डायमेंशन मेन मुद्दा नहीं। डायमेंशन तो एक जरिया है जिसके द्वारा हम लोग यूनिट तक पहुंचते हैं। तो वास्तव में ये बात आपको समझ में आया कि मेन जो खेला है सब फार्मूला का है। फार्मूला पकड़ था हमको, तब ने वर्क को यहाँ तक पहुँचा दिए, और डायमेंशन ये लिख लिए, और इससे इसका यूनिट भी लिख लिए, जिसको हम लोग शॉर्ट में जूल भी पढ़ते हैं। तो ये जो चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, इससे सहूलियत क्या होता है, जैसे कि आगे आने वाले चैप्टर में जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे कि 10 मीटर पर सेकेंड, तो समझ जाएंगे कि वेलोसिटी लिखा हुआ है। 10 जूल समझेंगे कि वर्क लिखा हुआ है या एनर्जी लिखा हुआ है। 15 न्यूटन समझेंगे कि फोर्स लिखा हुआ है। 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन लिखा हुआ है। ये हम समझ सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चन पढ़ने का एक बेसिक आइडिया हमको मिल गया कि क्वेश्चन में कौन कौन सा डाटा दिया हुआ है, हम उसके यूनिट से पकड़ सकते हैं, और फील होगा यूनिट से कि किसके बारे में कहा जा रहा है। यूनिट से ही फील हो जाएगा आपको। इससे बोले कि 15 न्यूटन तब को फील हुआ कि फोर्स के बारे में कहा जा रहा है, 20 जूल तब को फील हुआ कि वर्क के बारे में कहा जा रहा है। तो पढ़ने से फायदा हुआ यूनिट एंड डायमेंशन। अब बात है कि वेक्टर में, तो वेक्टर में क्या सिखाया जाए? फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि वर्क का क्वेश्चन इसी तरह में देखिए, वर्क है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, मास है, एक्सीलरेशन है, टाइम है, बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है। तो कभी वर्क निकालने का रह गया, कभी फोर्स निकालने का रह गया, कभी डिस्प्लेसमेंट निकालने का रह गया, कभी वेलोसिटी निकालने का रह गया, कभी एक्सीलरेशन निकालने का रह गया, तो निकाला जाएगा जब आपका चैप्टर स्टार्ट होगा इस तरह से। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे इससे आपको वर्क निकालना है, तो वर्क को कैसे सॉल्व किया जाएगा? वेलोसिटी निकालना, वेलोसिटी कैसे सॉल्व होगा, इसका भी एक फंडा, इसका भी एक तरीका है। तो जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पहला चैप्टर में पढ़ते हैं यूनिट एंड डायमेंशन में, जो भी आपको 90 को लिखवा दिया गया, उन फिजिकल क्वांटिटी को हमने 2 भागों में बांट के रखा है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर, अदिश और सदिश बोलते हैं इसके, स्केलर एंड वेक्टर। और जो उसमें से स्केलर रहेगा उसका मैथमेटिक्स अलग चलेगा,
और जो वेक्टर होगा उसका मैथमेटिक्स अलग चलेगा। तो मेन रूप से हमें पढ़ना क्या चैप्टर में, वेक्टर, मतलब जो वेक्टर है उस 90 में से जो वेक्टर है उसको जोड़ने घटाने और गुना करने का तरीका आपको सिखाया जाएगा। स्केलर को जोड़ने घटाने और गुना करने का तरीका आपको नहीं सिखाया जाएगा, क्योंकि स्केलर को जोड़ने घटाने का वही तरीका जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, अलजेब्रा वाला मेथड कि 4 + 3 = 7, 4 × 3 = 12। ये सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हम लोग पढ़ते हैं सब किसके लिए लागू होता है, स्केलर के लिए। अगर वर्ग स्केलर है, हमें नहीं पता भाई कि वर्ग क्या है, मान लिया वर्ग स्केलर है तो 4 जूल और 3 जूल 7 जूल होगा। लेकिन अगर वर्ग वेक्टर होता तो 4 जूल और 3 जूल 7 जूल नहीं होगा, या 7 जूल ही होगा, 7 जूल हो सकता है लेकिन 7 जूल ही होगा, ये गारंटी नहीं होगा। तो पहले तय करें कि वर्ग वेक्टर है या स्केलर। तो सिर्फ वर्ग के बारे में क्यों, जितना फिजिकल क्वांटिटी सबके बारे में हम लोग तय करेंगे कि कौन वेक्टर कौन स्केलर। तो इसलिए पहचान करवा रहे हैं कि पहले कौन वेक्टर कौन स्केलर, ताकि जब चैप्टर आए, चैप्टर नंबर 3 से मोशन जब स्टार्ट हो तो आप ही कन्फर्म रहें कि कौन सा क्वांटिटी के बारे में पढ़ाई हो रहा है, किसको सॉल्व करना है, और जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं वेक्टर है कि स्केलर है। अगर वेक्टर है तो अलग मैथमेटिक्स, स्केलर है तो अलग मैथमेटिक्स पर चलेगा। और चूंकि स्केलर है तो कोई मैथमेटिक्स का नया फंडा पढ़ना नहीं, जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं वही तो फंडा पढ़ना किसका है, वेक्टर का। तो हम इस टॉपिक में वही पढ़ेंगे कि वेक्टर को जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, गुना कैसे करेंगे। तो ये पढ़ने के पहले कि वेक्टर को जोड़े घटाएं गुना करने के कैसे, ये पढ़ने के पहले हम लोग ये तय कर लेते हैं कि कौन वेक्टर और कौन स्केलर है, पहले यही तय कर लेते हैं। तब फिर उसका जो घटा गुना करने का प्रोसेस पढ़ लेंगे। फिर जब चैप्टर स्टार्ट होगा कहानी आगे बढ़ेगा चैप्टर नंबर 3 से मोशन से। तो हम लोग चैप्टर में पहले क्या करने जा रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बांटने जा रहे हैं, कौन वेक्टर और कौन स्केलर। तो टॉपिक का नाम हुआ वेक्टर। वास्तव में हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम लोग दो भागों में बांट के रखे। एक का नाम हो गया स्केलर जिसको अदिश बोलते हैं, और एक का नाम हो गया वेक्टर जिसको हम लोग सदिश बोलते हैं। तो हम लोग बांटेंगे आज फिजिकल क्वांटिटी को कि कौन वेक्टर है और कौन स्केलर है। पहले जान लेना चाहिए कि स्केलर का रूल क्या है और वेक्टर का रूल क्या है। तो स्केलर उसको बोलते हैं जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो। स्केलर के पास जो है ना केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल परिमाण। परिमाण बोले तो अपने आप से एक सवाल पूछ के देखना है कि कितना है, और इसका अगर आंसर आपको मिला तो हो गया मैग्नीट्यूड, परिमाण। जैसे कि आपका मास कितना है, बोले 50 kg, आंसर मिला। कितना देर आपने क्लास किया, बोले 1 घंटा, आंसर मिला। कितना लीटर दूध है, बोले 10 लीटर, आंसर मिला। कितना फोर्स लगाए, बोले 20 न्यूटन, आंसर मिला। अगर अपने आप से एक सवाल हम लोग पूछ के देखते हैं कि कितना है और इसका आंसर मिले, वही उसका मैग्नीट्यूड है। तो स्केलर में होता है केवल मैग्नीट्यूड, नो एनी डायरेक्शन। ऐसा में लिखते हैं कि नो एनी डिफरेंट डायरेक्शन, नो एनी डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन का मतलब निश्चित दिशा, इसके पास निश्चित दिशा नहीं होता। निश्चित दिशा कहने का मतलब, निश्चित दिशा का मतलब कि टू दी पॉइंट, आप इंडिकेट करके बता सकें कि हाँ इस तरफ है, टू दी पॉइंट, एक पॉइंट की तरफ इशारा करना होगा। ये डिफरेंट डायरेक्शन, एक पॉइंट की तरफ इशारा करके आपको बताइए कि हाँ इधर है ये चीज। अगर ऐसा है तो वेक्टर में जाएगा, इसमें कोई डिफरेंट डायरेक्शन नहीं होता। आप बता नहीं सकते कि हाँ इधर है। जैसे बोले कि आपका मास कितना, बोले 50 kg, बोले किधर है, किधर है, क्या पूरे बॉडी में मास है, थोड़े कि टू डी पॉइंट कि हाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ऐसे थोड़े होगा। किसी बाल्टी का वॉल्यूम 15 लीटर है तो बोले बाल्टी का वॉल्यूम 15 लीटर, तो बोले कितना है, तो 15 लीटर, बोले किधर है, ये कैसे आंसर होगा, किधर है, पूरे बाल्टी का वॉल्यूम है। टू दी पॉइंट कहाँ बताएंगे कि यहाँ है, यहाँ है, ये संभव ही नहीं है। तो इस तरह से अपने आप से हम लोग एक सवाल पूछेंगे कौन है और कितना है, कितना है और बोले किधर है। अगर कितना है का तो आंसर मिलेगा, किधर है का आंसर ही नहीं मिलेगा। तो समझ ना, स्केलर है। और वेक्टर में क्या है कि मैग्नीट्यूड है, परिमाण, और इसमें डिफरेंट डायरेक्शन भी है।
निश्चित दिशा, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डिफरेंट डायरेक्शन भी, मैंने टू दी पॉइंट आप बता सकते कि हाँ इस तरफ है। लेकिन इतना हो जाने से, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन केवल हो जाने से कोई वेक्टर कहा जाएगा, ये गारंटी नहीं है। ये बात है कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी और डिफरेंट डायरेक्शन भी है, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड और डिफरेंट डायरेक्शन हो जाने से वेक्टर ही कहा जाएगा, ये गारंटी नहीं। इसके अलावा एक और नियम है जिसे इसको फॉलो करना होगा, जिसे बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, माने सदिश के जोड़ने का ट्रायंगल नियम, त्रिभुज का नियम। सदिश को जोड़ने में जब उसका जोड़ किया जाएगा, माने जिसको हम वेक्टर बोल रहे हैं उसको जब जोड़ें तो ट्रायंगल के नियम पर जोड़ें। ट्रायंगल का नियम क्या है, जिसे से आगे पढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। बस समझ लो कि त्रिकोणमिति का जितना सारा फॉर्मूला है, जितना बेहतर आपको याद हो ट्रिकोणमिति का फॉर्मूला सब, या उसका जितना ज़्यादा समझो त्रिकोणमिति का, उतना अच्छा से आप वेक्टर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसको जोड़ने के लिए कौन ला है, लिखा हुआ है ट्रायंगल ला। तो ट्रायंगल के जितने नियम आपको पता हो और अच्छा बात रहेगा, तो उस नियम को फॉलो करना चाहिए। और थोड़ा डिटेल से हम लोग बाद में बात करेंगे अभी धीरे धीरे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है आगे में। तो अभी बस समझिए कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड हुआ, डिफरेंट डायरेक्शन होना चाहिए और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। ये तीनों गुण अगर हैं तो कहलाएगा वेक्टर, लेकिन मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन नहीं है तो क्या कहलाएगा, स्केलर। इतना तो समझ में आया कि स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है। तो एक तरफ हम लोग लिख रहे हैं स्केलर और एक तरफ वेक्टर। जैसे अभी थोड़ा थोड़ा एग्जांपल तो बताया ना मास के बारे में, कि आपका मास कितना है, बोले 50 kg, बोले किधर है, आंसर ही नहीं मिलेगा किधर है, पूरे बॉडी में मास है भाई, टू दी पॉइंट कहाँ बता दें कहाँ है, ये संभव ही नहीं है। तो मास हो गया स्केलर। मास जाएगा स्केलर में। वॉल्यूम के बारे में बताएं, मान लिया कमरा का वॉल्यूम, तो क्या होता है कमरा का वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। मतलब कुछ मीटर लंबाई, कुछ मीटर चौड़ाई और कुछ मीटर ऊंचाई, जब भी गुना करेंगे तो मीटर 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 तो 3 बार गुना होगा, तो क्या होगा मीटर क्यूब। तो क्या बोले कमरा का वॉल्यूम, हम बोले कि 20 मीटर क्यूब। तो 20 मीटर क्यूब तो ठीक है, कमरा का वॉल्यूम है। बोले कमरा का वॉल्यूम किधर है, ये कोई आंसर तो हुआ नहीं, कोई क्वेश्चन तो हुआ नहीं, क्या आंसर दीजिए कि किधर है, वो भी टू दी पॉइंट बताना है आपको। मैंने आप मतलब नहीं इंग्लिश आप डिनोट कर सकते कि हाँ इस तरफ है वॉल्यूम, ऐसे थोड़ी कर पाइएगा। अब बोले कि पूरा होल कमरा का वॉल्यूम है 20 मीटर क्यूब, तो ये वॉल्यूम में कहाँ चला गया, स्केलर में। वॉल्यूम क्या हो गया, स्केलर। अपने आप से एक सवाल पूछते हैं हम लोग, कितना है, फिर पूछते हैं किधर है, कितना का आंसर मिल रहा है, किधर का आंसर नहीं मिल रहा। टाइम के बारे में बात कीजिए, क्योंकि बच्चा क्लास कितना देर किया, बोले 1 घंटा क्लास किया, तो 1 घंटा टाइम है। बोले किधर किया, 1 घंटा, वो जो डायरेक्शन बताओ 1 घंटा का, 1 घंटा का डायरेक्शन क्या बताएंगे। कोई बच्चा अगर बताएगा भाई किधर किया, तो क्लास रूम की तरफ इंडिकेट करे कि हाँ इधर क्लास किया या इधर क्लास किया, ऐसे बता सकता है, क्लास रूम को डायरेक्शन देके बता सकता है। टाइम में क्या डायरेक्शन दीजिएगा आप, 1 घंटा किधर किया, 1 घंटा टाइम में कोई डायरेक्शन थोड़े, तो टाइम हो गया आपका स्केलर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर खूब मेजर किया जा रहा है सबका, तो किसी का टेम्परेचर मेजर किया गया 98.3 फ़ारेनहाइट, 98 फ़ारेनहाइट, 94.5 फ़ारेनहाइट, तो टेम्परेचर है आपका। अब बोले कि टेम्परेचर किधर है, पूरा बॉडी का टेम्परेचर है ये, किधर है क्या, कोई टू दी पॉइंट थोड़ी टेम्परेचर है किधर है इधर है। तो ये जो टेम्परेचर भी क्या है, स्केलर में आ गया, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन वाली बात तो हुआ नहीं। तो टेम्परेचर को भी हम लोग किस में रखेंगे, स्केलर में। स्केलर में जाएगा टेम्परेचर, तापमान। अब एक चार्ज,
जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे अंदर एक प्रॉपर्टी है मास। अब मास क्या है? मास तो एक प्रॉपर्टी है ना। मास को कोई खुलेआम थोड़ा देख रहा है कि हाँ मास यहाँ रखा हुआ है। मास मतलब क्या? कोई वस्तु रखा हुआ होगा, उसके अंदर मास है, तो बोलते हैं कि हाँ इसमें मास है। जैसे हम लोग सिंपल एग्जाम्पल हम देते हैं कि मान लें कि कोई आदमी बहुत मतलब कमजोर है ब्रेन से, उतना ज़्यादा सोचने का क्षमता उसके पास नहीं है, और कोई काम कर रहा है तो उसको उतना दिमाग नहीं लग पा रहा है, किसी काम में नहीं सोच पा रहा उतना, तो उन्हें बोलते हैं सिंपल भाषा में कि इसको थोड़ा सा दिमाग चाहिए। तो दिमाग थोड़े किसी का निकाल के दे देंगे। दिमाग दिमाग चाहिए मतलब उसके पास कुछ आदमी भेजेंगे जो उसको दिमाग देगा। मतलब दिमाग देना मतलब अपना एक विचार देना। तो विचार क्या है? विचार एक चीज़ थोड़ी है जो किसी को दे दिया जाएगा। वो तो हमारे अंदर है, एक समझ है, नेचर है, हमारा प्रॉपर्टी है। हम जाएंगे साथ साथ तो हमारा विचार जाएगा साथ। उसी तरह से मास, जैसे कि हम किसी के पास गए तो हम गए क्या, हमारा मास ही चला गया। तो मास क्या है कि एक बॉडी का क्या है, प्रॉपर्टी है। जो बोल सकते कितना है, बोले किधर है, तो आंसर नहीं मिलेगा। तो जिस तरह से मास है ना, कुछ खास पार्टिकल ऐसे जिसमें मास और चार्ज दोनों होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इस सब में क्या है, मास भी और चार्ज भी है। अब किस तरह से हम बोलते हैं कि किसी वस्तु को चार्ज करना है, किसी वस्तु को चार्ज किया गया। तो चार्ज किया गया मतलब क्या, वस्तु को चार्ज दिया गया थोड़े, वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिया गया। चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के अंदर है। चार्ज एक नेचर है ना, वो इलेक्ट्रॉन के अंदर है, प्रोटॉन के अंदर है। आप किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं मतलब उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, या तो उससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। अगर ले रहे हैं तो प्लस चार्ज होगा, दे रहे हैं तो माइनस चार्ज होगा। मतलब समझना बस इतना ही है, ज़्यादा प्लस माइनस में जाना नहीं है। समझना बस इतना ही है कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन के अंदर है। ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज है, बोले किधर है, ये बात नहीं। जैसे कि हमारे अंदर पूछा कि मास किधर है, तो आंसर नहीं मिला। उसी तरह से पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज है तो किधर है, तो ऐसा कोई आंसर नहीं मिलने वाला। तो चार्ज कहाँ चला गया आपका, स्केलर, आवेश। तो मोटा मोटी इतना बात कम से कम पता होना चाहिए। और ये कोई टफ बात नहीं लिखे, कोई फॉर्मूला से थोड़े कि अपने समझ से किए। हमने अपने आप से एक सवाल पूछे कितना है, और फिर पूछे किधर है, कितना का आंसर मिला, किधर का आंसर नहीं मिला, सब बोले कि स्केलर है। यहाँ तक क्लियर हुआ है स्केलर वाली बात। अब आगे बढ़ते हैं। 9th क्लास में हम लोग खूब पढ़ते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कि जिससे मान लिया जाए कि किसी को पटना टू रांची जाना है, पटना टू रांची, और वो बाई रोड जाता है। तो बाई रोड जाएगा तो टेढ़ा मेढ़ा ऐसे घाटी उटी पार करते करते पटना टू रांची जाएगा। कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, कभी इधर मुड़ेगा, 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 जैसे तैसे डायरेक्शन में मुड़ते जाए। कोई डिफरेंट डायरेक्शन नहीं कि हाँ इधर जाओ रांची। लेकिन अगर कोई प्लेन पटना टू रांची जाएगा तो थोड़े मुड़ते मुड़ते जाएगा पटना टू रांची। उसको डायरेक्ट पता है कि यहाँ से पटना से एकदम ऊपर उठना है, एकदम रांची की तरफ से चल देना है। एक डिफरेंट डायरेक्शन है। तो वो जो मैंने प्लेन जा रहा है पटना टू रांची जिस रास्ता से, वो डिस्प्लेसमेंट है। और जो बाई बस, बाई रोड जो आप जा रहे हैं पटना टू रांची, ये डिस्टेंस है। तो आप देख रहे हैं डिस्टेंस में कोई डिफरेंट डायरेक्शन नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन है। एक बार प्लेन उड़ा एकदम रांची की तरफ सीधे, एक डिफरेंट डायरेक्शन आप इंडिकेट करके बता सकते हैं कि हाँ इस तरफ रांची है। लेकिन बाई रोड आप नहीं बता सकते कि इस तरफ रांची, उस तरफ चल जाओ, उधर रास्ता ही नहीं है, मुड़ के ही जाना पड़ेगा उसको। वो डिस्टेंस, मैंने डिस्टेंस में डिफरेंट डायरेक्शन नहीं है, और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंट डायरेक्शन है। तो डिस्टेंस हो गया स्केलर और डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर। डिस्टेंस चलाएगा स्केलर में और डिस्प्लेसमेंट चलाएगा वेक्टर में। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन और डिस्टेंस मतलब दूरी। तो डिस्टेंस क्या हो गया, वेक्टर, और डिस्टेंस क्या हो गया, स्केलर। सिंपल है। और 9th क्लास में हम लोग खूब पढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कि जैसे जैसे आदमी जा रहा है एकदम रास्ता से, उस रास्ता को नापो लो डिस्टेंस, जहाँ से जहाँ गया डायरेक्ट नापो लो डिस्प्लेसमेंट। ये आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी तो मोटा मोटी हम लोग बात कर ले कौन स्केलर और कौन वेक्टर। 90 को क्वांटिटी है, कितना कैसे तय करते हैं कौन वेक्टर कौन स्केलर। अब कुछ रूल देखते हैं हम लोग। रूल की स्केलर इंटू स्केलर बराबर स्केलर, और स्केलर बटा स्केलर बराबर भी स्केलर। स्केलर इंटू स्केलर स्केलर,
स्केलर बाय स्केलर, स्केलर वेक्टर इनटू स्केलर, वेक्टर वेक्टर बाय स्केलर, वेक्टर। और कुछ इसका एग्जांपल भी बता रहे हैं आपको, जैसे यहां आ जाइए, हम लोग लिख रहे हैं स्पीड, स्पीड मतलब चाल, बोले तो डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड का फॉर्मूला है, पढ़े यूनिट डायमेंशन में, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस स्केलर, टाइम स्केलर, स्पीड स्केलर। बोले डेंसिटी घनत्व इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, इसे पढ़ाया गया डायमेंशन में। तो मास स्केलर, वॉल्यूम स्केलर, डेंसिटी भी स्केलर। तो इस तरह से दो स्केलर को आपस में गुना कीजिए या दो स्केलर आपस में भाग कीजिए ना, वो स्केलर ही आएगा। लेकिन एक वेक्टर और एक स्केलर को गुना और भाग करेंगे तो वेक्टर आएगा। जैसे वेलोसिटी, वेग बराबर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। देखिए हिंदी जो लिख रहे हैं इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि आप उसी को मतलब याद करिए, वेग आप याद करना है या पढ़ना है तो वेलोसिटी ही पढ़िए। हाँ दिक्कत हो जाता है कभी कभी, मीनिंग नहीं समझ आता है, तो इसलिए हम हिंदी लिखते हैं ताकि समझने में आसानी हो, नहीं कि हिंदी वाला वर्ड को ही खूब पढ़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं उससे। सिर्फ यूज करना है। अगर कभी ऐसा लगे कि नहीं समझ में आया और आपको कुछ हिंदी वर्ड पहले से पता होता है जो तुरंत समझ में आ जाता है, तो बस समझने के लिए, और कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे हम लोग उसी वर्ड पर ध्यान दें, खासकर जो बिहार बोर्ड के। तो वेलोसिटी का वेग मतलब डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर और टाइम हो गया स्केलर, तो वेलोसिटी भी हो गया वेक्टर। एक्सीलरेशन त्वरण का फॉर्मूला वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी तो वेक्टर डिफाइन हो चुका है और टाइम स्केलर, तो एक्सीलरेशन क्या हुआ वेक्टर। मोमेंटम संवेग, बोले तो मास इनटू वेलोसिटी, तो मास स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर, तो मोमेंटम वेक्टर। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, मास स्केलर और एक्सीलरेशन वेक्टर, तो फोर्स भी वेक्टर। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, फोर्स वेक्टर, टाइम स्केलर, तो इम्पल्स वेक्टर। तो इस तरीका से हम लोग समझ रहे हैं कि कौन वेक्टर है और कौन स्केलर है। सिंपल भाषा में आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल अपने मन से अगर हम ले लें, जैसे कोई बोले फोर्स बाई मास, फोर्स बाई मास क्या होगा वेक्टर में आएगा, फोर्स वेक्टर है मास स्केलर है। कोई बोले फोर्स बाई चार्ज, अपने मन से लिख रहे हैं फोर्स बाई चार्ज, तो फोर्स बाई चार्ज क्या होगा वेक्टर होगा, फोर्स वेक्टर है चार्ज स्केलर है वेक्टर होगा। तो फोर्स बाई मास को ना हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ये डायमेंशन लिखाया होगा फर्स्ट ईयर वाला में, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी फोर्स बाई मास। और सेकेंड में लिखा हुआ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स बाई चार्ज। तो फोर्स बाई मास, फोर्स बाई चार्ज सब क्या है वेक्टर है, क्योंकि फोर्स वेक्टर और मास स्केलर, फोर्स वेक्टर चार्ज स्केलर, तो एक वेक्टर एक स्केलर मिलकर क्या बनाता है वेक्टर। फिर भी बात पता चला कुछ कुछ कि स्केलर इंटू स्केलर स्केलर, स्केलर बाई स्केलर स्केलर, और वेक्टर बटा स्केलर वेक्टर, वेक्टर इंटू स्केलर बराबर वेक्टर। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं, कहता है कि वेक्टर इंटू वेक्टर क्या होगा, स्केलर इंटू स्केलर करा लिए, वेक्टर इंटू स्केलर करा लिए, अब बचा वेक्टर इंटू वेक्टर। तो वेक्टर इंटू वेक्टर क्या होगा ये कंफर्म नहीं है भाई, ये वेक्टर भी हो सकता है और स्केलर भी हो सकता है, ये वेक्टर भी हो सकता है और स्केलर भी। अगर वेक्टर वेक्टर के साथ लगा हुआ हो cos थीटा तो स्केलर आएगा, और अगर वेक्टर वेक्टर के साथ लगा हुआ हो साइन थीटा तो ही वेक्टर आएगा। दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो और बीच में साइन थीटा हो, जहां थीटा आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग, जहां थीटा होता है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, वेक्टर में डायरेक्शन है ना,
तो एक वेक्टर है, एक वेक्टर, दो वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर जब चलेंगे अपने अपने डिफरेंट डायरेक्शन में तो दोनों के बीच एंगल बनेगा, तो ही थीटा होता है। तो दो वेक्टर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वेक्टर वेक्टर के बीच अगर साइन थीटा का रिलेशन हो, वेक्टर वेक्टर साइन थीटा, तो समझो वेक्टर आ रहा है, और वेक्टर वेक्टर कॉस थीटा लिखा हुआ तो स्केलर आ रहा है। और थीटा क्या है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, उसका कॉस थीटा। तो इस आधार पर अगर हम देखें कि वेक्टर वेक्टर कॉस थीटा स्केलर और वेक्टर वेक्टर साइन थीटा रहता है तो वेक्टर होता है। जहाँ जो थीटा होता है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कहा जाता है, क्योंकि दोनों वेक्टर में तो डिफरेंट डायरेक्शन है। अब दो वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में चलेंगे तो बीच में तो कौन बनना ही बनना है। तो एक फार्मूला आप लोग पढ़े डायमेंशन में वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा, पढ़ाएगा वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा। एफ था फोर्स, एस है डिस्प्लेसमेंट। देखिए दोनों वेक्टर है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, लेकिन क्या लगा हुआ है? कॉस थीटा। तो वर्क चला जाएगा स्केलर में। ऐसे से और है, अगर आप ध्यान से देखिए यूनिट डायमेंशन वाले चैप्टर को, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर लिखाया हुआ था ई ए कॉस थीटा, मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर लिखाया हुआ है बी ए कॉस थीटा, करंट बराबर लिखाया हुआ है जे ए कॉस थीटा। करंट डेंसिटी वाला में देखिएगा, करंट डेंसिटी जब पढ़ाया हुआ था ना, करंट डेंसिटी के बारे में जब डायमेंशन लिखा रहे थे 12th वाले पार्ट में, करंट डेंसिटी जब लिखाया जा रहा होगा डायमेंशन पढ़ के देखिएगा कॉपी में, तो करंट का वहाँ फॉर्मूला लिखाया होगा आई बराबर जे ए कॉस थीटा। तो डब्ल्यू बराबर एफ एक्स कॉस थीटा एक नमूना ऐसे ही लिखा दें कि स्केलर है वर्क, वर्क स्केलर है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर ई ए कॉस थीटा, मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर बी ए कॉस थीटा, करंट बराबर जे ए कॉस थीटा। इस तरह का जितना ही फॉर्मूला आपको बताया गया सबका सब क्या है? स्केलर। हम सबका है नहीं लिख रहे, बस ये बता रहे हैं कि आप ये बात पढ़ चुके हैं डायमेंशन में तीनों फॉर्मूला, तो सभी स्केलर ही है। आप एक पढ़ेंगे टॉर्क बराबर एफ आर साइन थीटा, ये फर्स्ट वाले डायमेंशन में पढ़ेंगे आप टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। जब हम बात कर रहे थे कि किसी वस्तु पर फोर्स होगा, वस्तु टर्न कर जाए, बोले टॉर्क हुआ। ये क्या है? वेक्टर है। टॉर्क बराबर एफ आर ई, टॉर्क बराबर एफ आर साइन थीटा। एफ है फोर्स, आर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बने एक तरह से डिस्प्लेसमेंट ही, और साइन थीटा, तो इसका मतलब टॉर्क क्या है? वेक्टर है। तो इस तरह से पकड़ पाते हैं कौन वेक्टर और कौन स्केलर है। तो जो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी थोड़ा सा दूसरे टॉपिक पर आते हैं। ये तो पता चला कि वेक्टर वेक्टर कॉस थीटा बराबर स्केलर, वेक्टर वेक्टर साइन थीटा बराबर वेक्टर। जनरली यही सब बात से हम लोग सब क्लियर कर लेंगे कि कौन वेक्टर और कौन स्केलर। जैसे से चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 3 से मोशन स्टार्ट होगा ना, धीरे धीरे आना शुरू होगा। पहले चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट आएंगे, वेलोसिटी आएंगे, एक्सीलरेशन आएंगे, आगे बढ़ेंगे तो मोमेंटम आएगा, इंपल्स आएगा, फोर्स आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे वर्क आएगा, पावर आएगा, एनर्जी आएगा, ये सब आएगा अपना। तो ये जो होगा आपका, फिर धीरे धीरे लोग तय कर लें कौन वेक्टर और कौन स्केलर। बेसिक इतना भी अगर पता है कि कौन वेक्टर कौन, जितना बोर्ड पर लिखा हुआ है इन्हें, इतना के बारे में अगर आपको जानकारी सही हो जाए वेक्टर स्केलर, फिर आगे दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा और आगे बात यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि बोले ना फोर्स बटा मास वेक्टर था, अगर बोले कि वर्क बटा मास, बोले वर्क बटा मास स्केलर है, क्योंकि वर्क भी स्केलर और मास भी स्केलर, तो स्केलर बाई स्केलर स्केलर। तो बोले वर्क बाई चार्ज, वर्क बाई चार्ज भी स्केलर है, क्योंकि वर्क भी स्केलर और चार्ज भी स्केलर। वर्क बाई मास को लिखा होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अब वर्क बाई चार्ज लिखा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है। यहाँ लिखा था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फोर्स बाई मास, और फोर्स बाई चार्ज लिखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई वेक्टर है। तो हम बात करते थे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, इंपल्स, फोर्स, सब क्या हुआ? बोले वेक्टर है। लेकिन जो ई जो लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, ये सब, इसके आगे आगे कुछ छुपा हुआ है जो यहाँ लिखा नहीं गया। क्या छुपा हुआ? बोले लीनियर। पर सिर्फ लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट हम लोग समझते हैं कि लिखा हुआ है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ लिखा वेलोसिटी हम लोग समझते हैं लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन, लीनियर मोमेंटम। बोले लीनियर मतलब रेखीय, माने किसी कोई पार्टिकल ने स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, सीधी रेखा में जा रहा है, तब का डिस्प्लेसमेंट, तब का वेलोसिटी, तब का एक्सीलरेशन, तब का मोमेंटम, तब का इंपल्स। तो लीनियर लिखा नहीं जाता, सिंपल लिखा होता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, तो हम लोग समझते हैं कि लीनियर ही लिखा होगा। तो हुआ लीनियर स्ट्रेट लाइन मोशन में। लेकिन अगर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन करना शुरू कर दे, तब इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा, तब लिखा जाएगा इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन, एंगुलर वेलोसिटी बोले कोणीय वेग, एंगुलर एक्सीलरेशन बोले कोणीय त्वरण, एंगुलर मोमेंटम बोले कोणीय संवेग, एंगुलर इंपल्स बोले कोणीय आवेग,
एंगुलर 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 लगा हुआ रहेगा। तो समझना वो सब सर्कुलर मोशन का पढ़ाई है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन वाला नहीं है। लेकिन ये सभी वेक्टर ही आएगा, इस सब का सब वेक्टर है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स, सब वेक्टर है। टॉर्क सब वेक्टर है, ऐसा भी वेक्टर है। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन मोशन वाला कहानी है, और ये सर्कुलर मोशन में घूमने वाला सब कहानी है। टॉर्क भी क्या था, टॉर्क में के बारे में देखिए, टॉर्क क्या है, टर्निंग करने वाला बात है कि नहीं। आप किसी पर बॉडी पर बल लगाएं, बॉडी टर्न क्या बोले, टॉर्क है। तो सब टर्निंग है ना। ऐसे में तो एंगुलर 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 लिख ले, कोणीय ऐसा घूमेगा कि एंगल बनाना सेंटर पर। यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ चला आया, यहाँ सेंटर पर कौन बना कि नहीं एंगल, ये सब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। तो हम लोग पहले कौन वेक्टर है और कौन स्केलर है। तो जो बोर्ड पर हम लोग अभी बताए सुनाए, इतना भी अगर आपको पता है तो सब आगे पता चलेगा। ऐसे बोले एनर्जी, तो वर्क की एनर्जी, एनर्जी ही वर्क है, एनर्जी भी स्केलर में जाएगा क्योंकि वर्क स्केलर है। खैर फिर जैसे जैसे चैप्टर आएगा हम लोग और तय करेंगे कौन वेक्टर है और कौन स्केलर है, इसी सब रूल के आधार पर जो भी आपको बताया गया। लेकिन कहता है कि वेक्टर भी दो तरह के होते हैं, एक पोलर वेक्टर और एक एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय सदिश, एक्सियल पोलर वेक्टर को बोलते हैं हम लोग ध्रुवीय सदिश, और एक्सियल वेक्टर को बोलते हैं अक्षीय सदिश। तो वेक्टर का भी दो वेराइटी, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या हो, जब स्ट्रेट लाइन मोशन पर सब कुछ होगा ना तब जो होगा पोलर वेक्टर, और सर्कुलर मोशन में जो कुछ होगा उसको बोलेंगे एक्सियल वेक्टर। क्योंकि घूमने के लिए क्या चाहिए, एक्सिस चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी घूम रही कहाँ, अपने अक्ष पर। एक्सिस चाहिए पृथ्वी को, एक एक्सिस है। उसके बाद पृथ्वी घूम रही है, 24 घंटा में एक चक्कर लगा रही है अपने अक्ष पर। तो इसको बोलता है एक्सियल वेक्टर, जहाँ घूमने वाली बात हो। तो आपको पता चला नहीं सब घूमने वाला है, सब इस सब का सब एक्सियल वेक्टर। और ये जो सब नीचे लिखा हुआ है ना सबका सब पोलर वेक्टर। वेक्टर दो तरह के, एक्सियल वेक्टर और पोलर वेक्टर। तो पोलर वेक्टर का डायरेक्शन बहुत कुछ हो सकता है। स्ट्रेट लाइन ऐसे हो सकता है, स्ट्रेट लाइन ऐसे हो सकता है, स्ट्रेट लाइन ऐसे हो सकता है, स्ट्रेट लाइन ऊपर हो सकता है, स्ट्रेट लाइन नीचे हो सकता है, स्ट्रेट लाइन ऐसे हो सकता है। पोलर वेक्टर के बहुत डायरेक्शन होते हैं। लेकिन एक्सियल वेक्टर के मात्र दो ही डायरेक्शन होता है, क्योंकि घूमने का क्या है, दो ही चांस है, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो हम लोग यहाँ से पकड़ लेते हैं, अभी हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि हम कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, हमें लग रहा है कि हम कर रहे हैं घड़ी का उल्टा। आप भी अपने हाथों घड़ी का उल्टा ऐसे घुमा के देखिएगा तो अंगूठा ऊपर बताएगा। इसका मतलब जब कभी सर्कुलर मोशन में ऐसे मोशन हो एंटी क्लॉकवाइज माने घड़ी का उल्टा, तो उसका जो डायरेक्शन होता है ना सब ऊपर होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे एंगुलर वेलोसिटी हो, चाहे एंगुलर एक्सेलरेशन हो, चाहे एंगुलर मोमेंटम हो, चाहे एंगुलर इंपल्स हो, चाहे टॉर्क हो, जब भी लगे कि मोशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है घड़ी का उल्टा, तो समझना कि डायरेक्शन कहाँ जाएगा, ऊपर। और अगर क्लॉकवाइज हो रहा है, अगर ये क्लॉकवाइज हो रहा है, तो अगर ये क्लॉकवाइज हो रहा है तो समझना अंगूठा कहाँ जा रहा है, नीचे। तो अगर ये अंगूठा नीचे जा रहा है, इसका मतलब कहाँ डायरेक्शन, नीचे जाएगा। इसका मतलब एक्सियल वेक्टर के मात्र दो ही डायरेक्शन होते हैं, या तो अप या तो डाउन। एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो बोले अप, क्लॉकवाइज घुमा बोलेंगे डाउन। एक्सियल वेक्टर के मात्र दो डायरेक्शन होते हैं। पोलर वेक्टर के बहुत सारे डायरेक्शन हैं, बता तो दिए। आप समझिए कि आपके पास एक कोई वस्तु है, ऐसे समझो कि सन से लाइट निकल रहा है कि नहीं, सन से लाइट निकल रहा है, या किसी बल्ब से लाइट निकल रहा है कि नहीं, लाइट निकल रहा है। तो बल्ब से कितने लाइट निकल रहे हैं, बोले अनंत, बहुत लाइट निकल रहे हैं, बहुत प्रकाश की किरण निकल रही है बल्ब से। तो हर एक प्रकाश की किरण का डायरेक्शन क्या एक ही तरफ है, अलग अलग है। सोच लीजिए कि हर एक प्रकाश की किरण का डायरेक्शन अलग अलग है, तो सभी डायरेक्शन अलग अलग है। इतने सारे डायरेक्शन हो सकते हैं पोलर वेक्टर के, लेकिन ऐसे वेक्टर के मध्य दो ही डायरेक्शन होंगे, या तो अप या तो डाउन। तो इसे हम लोग कन्फर्म कर लिए पोलर वेक्टर के बारे में और एक्सियल वेक्टर के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। ऐसे तो हम लोग अभी जब बोल रहे थे तो बताए थे ना, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर ई ए कॉस थीटा, मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर बी ए कॉस थीटा, करंट बराबर जे ए कॉस थीटा। तो ये जो बोले उससे ही पता चला कि वर्क और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, करंट क्या है, सब स्केलर है, क्योंकि लास्ट में क्या लगा था, सब कॉस थीटा। लेकिन एक बेसिक बात और समझिए, कहीं इतना हम पढ़ाए कहीं चर्चा नहीं किया हम आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। थोड़ा उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में क्या बात है।
सिंपल समझिए, इसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अभी हम बात किए थे। इसे कि एक पार्टिकल मान लें इधर चला, एक पार्टिकल इधर चला, एक आदमी इधर गया 4 मीटर, इधर गया 3 मीटर, तो कुल कितना डिस्टेंस कवर किया, दूरी बताइए, डिस्टेंस बोले 7 मीटर। सिंपल बीजगणित का जोड़ है, 4 मीटर और 3 मीटर बराबर 7 मीटर, ये डिस्टेंस है। लेकिन बोले डिस्प्लेसमेंट कितना है, बोलेंगे 5 मीटर। ये बात डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आप क्या देखेंगे, डिफरेंट डायरेक्शन है कि नहीं, डिफरेंट डायरेक्शन। हम बोले कि हाँ यहां से एकदम एक आदमी खड़ा होकर बता सकता उंगली से कि हाँ ये बात डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में क्या बताएगा, बताना पड़ेगा, पहले इधर जाइए फिर इधर जाइए, कहाँ डिफरेंट डायरेक्शन हुआ। थ्री टू दी पॉइंट बताएं कि ऐसे जाइए डिस्टेंस, ऐसे नहीं बताइए डिस्टेंस में। डिस्टेंस में कहाँ बताया कि इधर ही जाना है, डिस्प्लेसमेंट की बात बताया कि हाँ इधर ही जाना है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ वेक्टर। तो देखिए ट्रायंगल के नियम से 5 हुआ ना, त्रिभुज का ही नियम है ना कि 4 और 3, 5 कैसे आया भाई, तो बोले 4 का स्क्वायर जोड़ 3 के स्क्वायर का रूट ओवर 5 कैसे आया, तो 4 का स्क्वायर जोड़ 3 के स्क्वायर का रूट ओवर आया। फॉर्मूला लगाया ना भाई, h बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ये किसका नियम है, त्रिभुज का नियम है, समकोण त्रिभुज का रूल है। तो ट्रायंगल आप लगाए कि नहीं, त्रिभुज के नियम को फॉलो किए कि नहीं, और यहाँ सिर्फ अलजेब्रा को फॉलो किए कि नहीं। तो डिस्टेंस है स्केलर, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर। अब इसे बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि दो को जोड़िएगा ना तो अपना वेक्टर आ जाएगा। अगर इसको एक हम ये पूरा प्रोसेस को बोल रहे हैं डिस्टेंस ना, हम क्या बोले कि यहाँ से यहाँ तक चलना एक डिस्टेंस है, लेकिन कोई आदमी सिंगल इसको बोले कि नहीं एक आदमी इतना ही चला, तो ये अपने आप में एक डिस्प्लेसमेंट है, ये भी अपने आप में एक डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक कोई बोले कि ऐसे गया तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्टेंस है। लेकिन इसको सिंगल बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसको सिंगल बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो वास्तव में आपने दो डिस्प्लेसमेंट को जोड़ा तो एक नया डिस्प्लेसमेंट आया, तो क्या बना दिया, त्रिभुज। ये भी बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि दो वेक्टर को आप जोड़िएगा तो उसका जो आंसर आएगा लास्ट में ऐसा आएगा कि तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बनाएंगे। इसे बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक सिंपल ऐसी बता रहे हैं, जब इसका एक टॉपिक ही होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो त्रिभुज का नियम फॉलो किया कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट। देखिए त्रिकोणमिति का रूल फॉलो हुआ है, तो वेक्टर जो भी होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के रूल पर चलते हैं। तो खैर यह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाली बात, हम मेन इस पर बात नहीं ज्यादा करना चाहते। हम बात करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। जैसे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सोचिए कि मान लें एक तार में इधर 4 एम्पीयर करंट जा रहा है, तो बोले इस तार में कितना करंट जा रहा है, बोले 4 एम्पीयर हो गया मैग्नीट्यूड। बोले किधर जा रहा है, बोले ईस्ट की ओर, इधर ईस्ट होता है बोर्ड में, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। तब बोल सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शन कि हाँ तार में करंट ईस्ट की ओर ही जा रहा है। और कितना जा रहा है, बोले 4 एम्पीयर। देखिए मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, लेकिन करंट स्केलर है। एक तो वहां से कि आई बराबर जे ए कॉस थीटा, जो 12th में पढ़े, 12th वाला डायमेंशन जो पढ़े, करंट डेंसिटी जहां पढ़ाया गया लिखाया था आई बराबर जे ए कॉस थीटा, उससे भी आप समझ सकते हैं करंट स्केलर है। लेकिन हम यहाँ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से बात करना चाह रहे हैं। इधर से मान लें 4 एम्पीयर करंट आया, इधर से मान लो कि 3 एम्पीयर करंट आया दूसरा तार से। अब जो 20 से तार निकलेगा इसमें कितना करंट जाएगा, बोलेगा 7 एम्पीयर। ये तार कैसे हो लेके जाओ, 4 और 3 का आंसर हमेशा 7 ही एम्पीयर आएगा। 4 और 3 कभी 5 नहीं आएगा। अरे 4 और 3 तो कभी 5 क्या है, 4 और 3 ऐसे जोड़ो तो 5 से बड़ा भी आंसर आएगा। 4 में 3 ऐसे जोड़ो 5 से छोटा आंसर आएगा। तो 4 और 3 का आंसर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, वेक्टर के जोड़ के हिसाब से 5 आ सकता है, 5 से ज्यादा आ सकता है, 5 से कम आ सकता है। आंसर ही कुछ भी आ सकता है 4 और 3 का जोड़, कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कुछ। 4 और 3 मैक्सिमम 7 आएगा। जैसे 4 इधर जोड़ दो 3, मैक्सिमम आएगा 7। इधर 4 जाओ 3 लौट जाओ, तो जब 4 में 3 जोड़े तो कितना है मैक्सिमम, बोले 1। तो बाकी से बात करेंगे। मैंने आप देख रहे हैं कि 4 और 3 का मैक्सिमम जोड़ 7 आ सकता है, मिनिमम जोड़ 1 किस में, वेक्टर में। लेकिन स्केलर में 4 3 7 ही होना है। तो यहाँ थोड़े कि 4 एम्पीयर इधर से करंट आया, 3 एम्पीयर इधर से, तो कभी 7 एम्पीयर हो जाएगा। और तार इधर ले जाओ तो 5 एम्पीयर, तार इधर ले जाओ तो बोले कुछ और, इधर तार ले जाओ तो कुछ और, ऐसा कभी नहीं होगा। 4 और 3 7 ही एम्पीयर आएगा हमेशा, तार किधर लेके जाइए। इसका मतलब करंट के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होने के बावजूद भी करंट ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए करंट क्या है, स्केलर। तो हो गया आपका, थोड़ा बहुत समझ आया कि कौन वेक्टर है और कौन स्केलर है, कैसे पहचानना है और क्या क्या रूल फॉलो करना चाहिए वेक्टर को, तब वो वेक्टर कहा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फिर आगे का टॉपिक वेक्टर को जोड़ने घटाने, वहाँ टॉपिक स्टार्ट होगा मेन टॉपिक। अभी सिर्फ हम लोग बांटे कि कैसे पहचानना कौन वेक्टर और कौन स्केलर है, और कुछ के बारे में जान पाए कि कौन वेक्टर है और कौन स्केलर है और किस रूल के आधार पर।